हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आईपीसीएस बाय योगेंद्र सर। और आज है हमारा पार्ट 2 ऑफ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1 यानी कि डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन के बाकी के एमसीक्यूज हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक खास बात कि आपको यदि किसी भी प्रकार की पीडीएफ या नोट्स चाहिए जिनसे मैं पढ़ाता हूं तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था कि सर आप हाईलाइट मत किया करिए आंसर को, हमें भी अटेम्प्ट करने दीजिए करिए। तो हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा ताकि आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और आंसर को प्रिडिक्ट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास। ठीक है, तो हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि जो कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर हम पांडास में यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, तो वे कौन से हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सीरीज, दूसरा है डेटा फ्रेम, या तीसरा है बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही आपको आंसर अभी तक पता चल गया होगा कि हमें मालूम है कि हमारे सिलेबस में दो ही तरीके के डेटा फ्रेम है जो हम पांडास में पढ़ रहे हैं और वो ही कॉमनली यूज होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा है बोथ ए एंड बी यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं इसको अब हाईलाइट कर देता हूं और जब मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा तो आपको इसका आंसर कुछ इसी तरीके से मिलने वाला है। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा ऑप्शन, रेड कर देता हूं। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि जो सीरीज और डेटा फ्रेम है ये दो मोस्ट कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं पांडास में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा पांडास सीरीज इज अ ब्लैंक डायमेंशनल अरे। यदि जो पांडास है उसमें जो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर की बात करें वो कितने डायमेंशनल का अरे होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, या कितने भी डायमेंशन का हो सकता है यानी कि डी ऑल द अबव। सो क्या होगा आपका आंसर, आपका ऑप्शन होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा 1 डायमेंशनल। ठीक है, हमें मालूम है कि जब भी हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज क्या होता है, एक सिंगल डायरेक्शन में या एक सिंगल रो होती है, उसीलिए वो कैसा है 1 डायमेंशनल। और यदि हम डेटा फ्रेम की बात करते हैं तो उसमें क्या रहते हैं, रोज भी होती है और कॉलम्स भी होती है यानी कि वो हमारे रो वाइज भी होता है, रो वाइज वाली डायमेंशन में भी जाता है और कॉलम वाइज डायमेंशन में भी हम डेटा को स्टोर करते हैं। इसलिए वो कैसा है 2 डायमेंशनल, एक रो तरफ जाता है एक कॉलम तरफ जाता है। इसलिए यदि डेटा फ्रेम आता है तो वो क्या होता है 2 डायमेंशनल। तो हमारे इसका जो पांडास सीरीज है वो कितने डायमेंशनल का एरे होता है, वो होता है हमारा 1 डायमेंशनल का। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रहेगा सीरीज इज 1 डायमेंशनल एरे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है पांडास डेटा फ्रेम इज। ठीक है, अब वही क्वेश्चन आया है। अब हमको क्या पूछा गया है, पांडास डेटा फ्रेम इज। अब पांडास डेटा फ्रेम कितने डायमेंशनल होता है, मैंने अभी बताया कि जो हमारा डेटा फ्रेम है वो किस किस डायमेंशन में होता है, रो वाइज होता है और एक कॉलम वाइज होता है। मतलब डेटा हमारा किन 2 डायमेंशन में गया है, एक नीचे तरफ गया और एक साइड वाइज गया, मतलब 2 डायमेंशन में। और यदि हम बोलें कि डायमेंशन मतलब जब हम रो की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस और जब कॉलम की बात करते हैं तो एक्स वाई एक्सिस, तो कितना डायमेंशन हो गए हमारे 2 डायमेंशनल, मतलब रोज एंड कॉलम। तो जो डेटा फ्रेम है हमारा कितने डायमेंशन का होता है 2 डायमेंशनल। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, होप आपको ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज हमारा 1 डायमेंशनल होता है और जो हमारा डेटा फ्रेम होता है वो होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द डेटा लेवल एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड। ठीक है, जो लेवल्स होते हैं किसी भी वैल्यू के साथ में उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए लेवल, ऑप्शन बी इंडेक्स, ऑप्शन सी वैल्यूज, या नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, अब हमको डेटा के साथ में, अब हमें मालूम है कि जब भी कोई डेटा रहता है उसके साथ में जो भी चीजें होती हैं लेबल्स, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, जो एक्स ये हमारे इस साइड लिखे होते हैं रो इंडेक्स होती हैं और एक कॉलम इंडेक्स होते हैं। ठीक है, तो वो हम उनको क्या बोला जाता है, इंडेक्स बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि हम लेबल्स नहीं बोलते उनको, लेबल्स हमारे तो कुछ और ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद
वैल्यूज, वैल्यूज तो वो खुद ही वैल्यूज है और नन ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स बोला जाता है उसको जो हमारे किसी भी वैल्यू के साथ जो लेवल एसोसिएट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इंडेक्स। ठीक है, याद रहेगा, जो भी वैल्यू के साथ जो भी लेवल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंडेक्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वी कैन इमेजिन अ पांडा सीरीज एज ए कॉलम इन ए। यदि पांडा सीरीज है तो उसको हम किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, एक स्प्रेडशीट, एक एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं क्वेश्चन। वी कैन इमेजिन पांडा सीरीज एज ए कॉलम ई। जो पांडा सीरीज है उसको हम कैसे इमेजिन करते हैं, वो कॉलम किस चीज के अंदर है वो किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। वह कॉलम क्या स्प्रेडशीट का कॉलम हो सकता है, क्या एमएस वर्ड का कॉलम हो सकता है, या पावर पॉइंट का कॉलम हो सकता है, या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है स्प्रेडशीट। ठीक है, यदि जो स्प्रेडशीट का कॉलम है यदि उसमें कुछ वैल्यूज है तो हम उसको एज अ पांडा सीरीज इमेजिन कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट तो सभी ने देखी होगी जिसमें रोस और कॉलम रहते हैं, डब्बे डब्बे बने रहते हैं। ठीक है, एक्सेल शीट जैसी होती है। सो वही क्या है हमारी स्प्रेडशीट, जिसमें बॉक्सेस बने रहते हैं और यदि उसमें बॉक्स में यदि एक कॉलम में कुछ वैल्यूज हैं तो वो एज अ पांडा सीरीज हम इमेजिन कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना कि जो हमारी पांडा सीरीज रहती है तो वो कॉलम इन कैसी होगी, स्प्रेडशीट। यदि किसी स्प्रेडशीट का कॉलम हम लेते हैं तो वो एज ए पांडा सीरीज हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द कॉमन वेज फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ सीरीज। यदि हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कुछ सीरीज में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हम किन दो मेथड्स को यूज करते हैं एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। चाहिए कि हमें दूसरा एलिमेंट चाहिए, हमें तीसरा एलिमेंट चाहिए, तो हम किस तरीके के बेस को यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है इंडेक्सिंग, ऑप्शन बी है स्लाइसिंग, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यदि हम हमारे वीडियोस की बात करें तो हमने पढ़ रखे हैं कि द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ एक्सेसिंग एलिमेंट इज बाय इंडेक्सिंग एंड बाय सिलेक्टिंग। ठीक है, तो हम स्लाइसिंग से भी क्या करते हैं, एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, और इंडेक्स से भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो ये दोनों ही तरीके होते हैं हमारे सीरीज के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, हमने पढ़ा भी है एक्सेसिंग एलिमेंट बाय इंडेक्सिंग और एक्सेसिंग एलिमेंट बाय स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब कि हमें कुछ सीरीज का एक पर्टिकुलर पोर्शन हमको एक्सेस करना रहता है तो हम स्लाइस करते हैं, और हमें पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए रहता है तो हम इंडेक्स के बेसिस पे उस एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, और हमने किया भी है। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, यानी कि बोथ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, यानी कि हम दोनों तरीकों से क्या कर सकते हैं, सीरीज के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी का अल्टरनेट क्वेश्चन, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, यदि इसकी जगह सीरीज की जगह डेटा फ्रेम भी आता है तो डेटा फ्रेम भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके यानी कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पे सीरीज की जगह यहाँ पे यदि डेटा फ्रेम भी लिखा होता, मान लो अपन यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं डेटा फ्रेम। ठीक है, इसलिए मैं वर्ड में समझा रहा हूं कि अपने कुछ भी एडिट करना हो तो हम कर सकते हैं। सो द कॉमन वे ऑफ एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ सीरीज और डेटा फ्रेम इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, हम डेटा फ्रेम में भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग से ज्यादातर क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं, और सीरीज में भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 कहता है टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ सीरीज कैन बी डन थ्रू। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक सीरीज है, उसमें से एक पर्टिकुलर पोर्शन हमको क्या करना है, एक्सेस करना है या एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम किसके थ्रू करते हैं, अब पोर्शन एक्सेस करना मतलब कि हमें चाहिए कि 2 इंडेक्स से लेकर 5 इंडेक्स तक के हमको डेटा चाहिए, हमें चाहिए कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक का पूरा चाहिए। तो हम वो किस तरीके से करते हैं, तो वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कटिंग, बी स्लाइसिंग, सी इंडेक्सिंग, या फिर डी ऑल द अबव। क्या हम इन चारों तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर होगा स्लाइसिंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास स्लाइसिंग। कि स्लाइसिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर पोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं सीरीज के, या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें से पर्टिकुलर वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। स्लाइस मतलब क्या होता है, काटना। ठीक है, स्लाइस मतलब क्या होता है,
काटना, ठीक है। हम बोलते हैं ना मैंगो स्लाइस, यानी कि मैंगो में से हमको एक पर्टिकुलर पार्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसकी स्लाइस निकालते हैं। इसी तरह सीरीज है, सीरीज में से एक पर्टिकुलर पार्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसको स्लाइस। तो स्लाइस से याद रखना, स्लाइस मतलब होता है मैंगो स्लाइस। याद रखना कि हम पर्टिकुलर पूरे मैंगो में से एक पर्टिकुलर उसमें से पोर्शन निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्लाइस बोलते हैं। और इसी तरह सीरीज में से एक पर्टिकुलर पोर्शन निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग। और सेम चीज डेटा फ्रेम में भी होती है, ठीक है। तो डेटा फ्रेम के लिए भी हम पर्टिकुलर डेटा फ्रेम, पर्टिकुलर रो या कॉलम हमें चाहिए रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, स्लाइसिंग यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है और टू गेट द सीरीज एस इन रिवर्स ऑर्डर। यदि हमारे पास कोई सीरीज है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और उस सीरीज का नाम एस है, तो हम उसको रिवर्स ऑर्डर में किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बहुत बार बताया आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेनली 100% यदि मैं कहूँ तो ये आने वाला है आपके एमसीक्यूज में। तो हम किस तरीके से हमारी सीरीज को रिवर्स कर सकते हैं, इसका ऑप्शन क्या है, ए कोलन कोलन -1, एस जो हमारा सीरीज का ऑब्जेक्ट है कोलन कोलन -2, या एस कोलन कोलन 1, या फिर ऑल द अबव। सो आप लोग को आंसर पता चल ही गया होगा कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब भी हमें किसी एलिमेंट को पीछे से एक्सेस करना पड़ता है या करना रहता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो हमारा लास्ट वाला हमारा पैरामीटर है उसमें हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव, ठीक है। क्या करते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग देते हैं। और नेगेटिव इंडेक्सिंग जब भी रहती है तो हमारा एलिमेंट कहाँ से एक्सेस होते हैं, किसी भी सीरीज के पीछे तरफ से, ठीक है। आगे से हमारे एलिमेंट एक्सेस नहीं होते, पीछे से होते हैं। अब पीछे से तो हो रहे हैं, ये कौन सा होता है, स्टेप, जो हमारा थर्ड पैरामीटर होता है स्टेप, यानी कि कितने कितने स्टेप छोड़ के डेटा हमको एक्सेस करना है। तो यदि वहां पे -1 लिखा है तो हर एक एलिमेंट एक्सेस होगा पीछे से, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है -1। अब यहाँ पे यदि -2 लिखा है तो क्या होगा, तो लास्ट का एलिमेंट आएगा, फिर एक छोड़ के फिर दूसरा एलिमेंट आएगा, फिर एक छोड़ के फिर तीसरा, यानी कि गैप, एक एक के गैप के बाद क्या होगा, हमारे पास डेटा आएगा, यानी कि जंप लेगा, ठीक है। एक छोड़ के एक है, हर दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा, रिवर्स ऑर्डर में आएगा। यदि वहां पे क्या लिखा हुआ है, -2, और यदि -3 लिखा हुआ तो सबसे लास्ट आएगा, फिर लास्ट से तीसरा एलिमेंट आएगा, फिर उससे तीसरा एलिमेंट आएगा, यानी कि 3-3 स्टेप छोड़ के वो क्या होगा, डेटा को एक्सेस करेगा। तो हमें तो रिवर्स ऑर्डर चाहिए था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कोलन कोलन -1, ठीक है। तो इसको याद रखना है बिल्कुल। कोलन कोलन -1 क्या करता है, हमारी सीरीज को क्या करता है, रिवर्स करता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारा क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच एट्रीब्यूट प्रिंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन सीरीज ऑब्जेक्ट, कि हमारे जो सीरीज का ऑब्जेक्ट है उसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है, उसको पता लगाने के लिए हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाली चीज है, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन पूछता है विच एट्रीब्यूट प्रिंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सीरीज ऑब्जेक्ट, नंबर हमको क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ वैल्यूज की कितनी वैल्यूज हैं टोटल, तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ए नेम, ऑप्शन बी है इंडेक्स, ऑप्शन सी है वैल्यूज, और ऑप्शन डी है साइज। तो इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें लगा के आएंगे ऑप्शन सी, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि जो वैल्यूज एट्रीब्यूट्स है वो एक लिस्ट में सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट करके देता है, ना कि नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ क्वेश्चन में लिखा होता लिस्ट, यदि यहाँ पे क्या लिखा होता, विच एट्रीब्यूट प्रिंट्स द लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट, कि एक सीरीज ऑब्जेक्ट में कितनी वैल्यूज हैं उसकी लिस्ट को प्रिंट करना है, तो हमें कौन सा एट्रीब्यूट लगेगा, उस केस में हमको लगता है ऑप्शन सी, यानी कि हम यूज करते हैं वैल्यूज एट्रीब्यूट, ठीक है। याद रखना वैल्यूज से कि हमें बहुत सारी वैल्यूज चाहिए, उसकी लिस्ट चाहिए, वैल्यूज है इसमें, वैल्यूज लिखा हुआ है एट्रीब्यूट में, मतलब बहुत सारी वैल्यूज चाहिए, तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज मतलब वैल्यूज की लिस्ट है, तो उसके लिए हमें एट्रीब्यूट लगेगा वैल्यूज। लेकिन हमारा जो ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है ये क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज की कितने नंबर हैं, ठीक है। मतलब कि जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज में कितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है हमें वो चाहिए, तो वो हमें मिलने वाला है ऑप्शन डी से, जो कि है हमारा साइज। यदि हम साइज एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ सीरीज, की टोटल कितने वैल्यूज है हमारी सीरीज में। यदि 5 एलिमेंट है तो उसका आंसर आ जाएगा
5। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, याद रहेगा नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए हम साइज लेंगे और लिस्ट ऑफ वैल्यूज के लिए हम लेंगे वैल्यू एट्रीब्यूट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सीरीज मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ नॉन नन वैल्यू इन अ सीरीज। यदि हमको एक सीरीज दिया गया है, हमें काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन नन वैल्यूज कितनी है सीरीज में हमारे की, जो खाली नहीं है, हमको वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को पता करना है। तो उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? एट्रीब्यूट की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मेथड की। कि किस मेथड से हम पता कर सकते हैं कि उस सीरीज में कितने नंबर ऑफ नॉन नन वैल्यूज है, यानी कि NaN नॉट ए नंबर, यानी कि खाली है वो जगह, यदि तो उसको नहीं गिनेगा, सिर्फ उसको गिनेगा जिसमें वैल्यूज डली हुई है। तो ऐसी कौन सी मेथड है? ऑप्शन ए काउंट, ऑप्शन बी हेड मेथड, ऑप्शन सी टेल मेथड और नन ऑफ द अबव। ठीक है, एक सेकेंड और याद रखना कि जो हेड और टेल है ये स्मॉल लेटर से होते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो ये लिखा मैंने काउंट, हेड, टेल और नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हमें नॉन नन वैल्यूज की सीरीज मतलब टोटल नंबर ऑफ नॉन नन वैल्यूज निकालनी रहेगी तो हमारे पास मेथड है काउंट। कौन सी मेथड है? काउंट। नाम से ही समझ में आ रहा है, काउंट मतलब काउंट करना। हमें क्या काउंट करना है? ऐसी वैल्यूज को काउंट करना है जो नॉन नन है, यानी नॉट अ नंबर है, यानी कि वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यूज है, वो ब्लैंक नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है करेक्ट काउंट। ठीक है, इसको हम करते हैं रेड। ठीक है, और ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इसके अलावा बी और सी हमें मालूम है, हमने ऑलरेडी सैंपल पेपर या पार्ट 1 में भी किया हुआ है कि हेड फंक्शन क्या करता है, ऊपर से हमें 4 रो एक्सेस करना है या 4 एलिमेंट स्टार्टिंग का एक्सेस करना है तो हम हेड फंक्शन यूज करते हैं, और पीछे से एक्सेस करना है एलिमेंट्स तो हम टेल फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हमें टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग करना है कि कौन सी नॉन नन वैल्यूज है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? काउंट मेथड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा इंपोर्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ये तो बहुत इजी है, दिन रात आप पहली लाइन लिखते हो, लेकिन देख लेते हैं फिर भी इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? इंपोर्ट एज पांडास PD, क्या ये सही है? ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या है? ऑप्शन बी है इंपोर्ट पांडास एज PD, क्या ये सही है? ऑप्शन सी है हमारा पांडास इंपोर्ट एज PD1, या फिर लास्ट इंपोर्ट एज पांडास PD। सो हम कोडिंग में सबसे पहली लाइन बहुत दिनों से लिखते आ रहे हैं, तो हमें याद है कि हम क्या करते हैं, इंपोर्ट पांडास एज PD, यानी कि जो लाइब्रेरी हमको इंपोर्ट करनी रहती थी हम उसका नाम लिखते थे तुरंत इंपोर्ट के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इंपोर्ट, हम जिसको इंपोर्ट करना चाहते हैं वो। ठीक है, और उस लाइब्रेरी का नाम। इंपोर्ट हमारा क्या है? कीवर्ड है, और इसके बाद हम लिखते हैं जिस भी लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है, इसके बाद एज लिखते हैं, यानी कि उसका एक अलियास कि हम उसको और किस नाम से जानेंगे, उसको हम जानेंगे PD, यानी कि कोई भी मेथड या कोई भी एट्रीब्यूट लगाना है, एक्सेस करना है तो हम उस PD के जरिए कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि इंपोर्ट पांडास एज PD। ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फंक्शन टू डिस्प्ले द फर्स्ट n रोज इन अ डेटा फ्रेम। ठीक है, यह भी किया हुआ था कि हमें एक डेटा फ्रेम की शुरू की कुछ रोज को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता रखी है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है हेड और ब्रैकेट में दिया हुआ है n, ऑप्शन बी है टेल, ब्रैकेट में दिया हुआ है n, ऑप्शन सी है काउंट, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम की शुरुआत की कुछ लाइनें एक्सेस करनी है, तो उसके लिए हमें कौन सा आंसर लगेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी हमें स्टार्टिंग की कोई भी रोज को एक्सेस करना रहेगा, 3 रो 4 रो पहली 5 रो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हेड फंक्शन। और यदि लास्ट से 3-4 रोज को एक्सेस करना रहेगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टेल फंक्शन। अब यहाँ पे जो n लिखा हुआ है इसी में हम इंटीजर वैल्यू देते हैं कि हमको कितनी रोज चाहिए। यदि मैं लिखूंगा
हेड और हेड के अंदर यहाँ पे लिखा यदि मैंने 5 तो क्या होगा, शुरू से हमारे पास 5 रोज आएंगी, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा तो शुरू से क्या होगा, 10 रोज हमारे पास एक्सेस होके आएंगी या शुरू की ही 10 रो दिखेंगी, भले ही उसमें 50 डेटा हो, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज फंक्शन टू डिस्प्ले द फर्स्ट n रोज इन डेटा फ्रेम। ये फिर से सेम क्वेश्चन आया है, इसको फर्स्ट की जगह क्या होना चाहिए, लास्ट, ठीक है। क्या है हमारे पास, फंक्शन टू डिस्प्ले द लास्ट n रोज इन ए डेटा फ्रेम, यानी कि हमें कुछ लास्ट n रोज चाहिए, यानी कि नीचे से हमको कुछ रोज को एक्सेस करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। सो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ए हेड, बी टेल, सी काउंट या नन ऑफ द अबव। सो हमने पढ़ा हुआ है कि हमें नीचे से एक्सेस करना है तो हमें कौन सा फंक्शन लगेगा, हमें लगेगा टेल फंक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टेल फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 says wait. Question number 14 says we can add new row to data frame result df using the method। यदि हमें एक डेटा फ्रेम है जिसमें बहुत सारी रोज और कॉलम है, उसमें हमें एक रो और ऐड करना है तो उसके लिए हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं result df डॉट एड, result df डॉट सम, result df डॉट loc या इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि हमने रिजल्ट डॉट एड मेथड के लिए तो हमें दिख ही रहा है कि कुछ जोड़ने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। रिजल्ट डीएफ डॉट सम यानी कि ये भी क्या है, एक तरीके की मेथड ही है जो जोड़ने के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, हमारे गलत आंसर है, ठीक है। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब भी हमें कोई न्यू रो ऐड करनी रहती है तो हमारे पास एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे डेटा फ्रेम में जिसको बोलते हैं डॉट LOC यानी कि लोकेशन, ठीक है। यानी कि डॉट LOC का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक नई रो हमारे जो भी डेटा फ्रेम है उसमें जोड़ सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, रिजल्ट df डॉट LOC, ठीक है। याद रहेगा LOC एड सम नाम की ऐसे कोई फंक्शंस होते ही नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज रिजल्ट df डॉट LOC। नेक्स्ट, वी कैन डिलीट rows and column from data frame result df using the method। अब हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, उसमें से हमको कुछ पर्टिकुलर रो या कॉलम को डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी मेथड है। सो ऑप्शन ए इज result df डॉट रिमूव, क्या हम रिमूव मेथड से डिलीट कर सकते हैं, result df डॉट डिलीट, result df डॉट ड्रॉप या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, रिमूव नहीं, इसका रिजल्ट आंसर है जो हमारा है रिमूव नहीं होगा। क्या डिलीट होगा, नहीं डिलीट भी नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप मेथड ये जो हम यूज करते हैं किसी भी रो या कॉलम को हटाने के लिए, ठीक है। ड्रॉप हमने एसक्यूएल में भी पढ़ा हुआ है, ड्रॉप से हम क्या करते हैं किसी भी टेबल को क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। इसी तरह यहाँ भी याद करना है कि हमें किसी भी रोज या कॉलम को डिलीट करना है पर्टिकुलर हमारे डेटा फ्रेम के, तो हम क्या कर सकते हैं, कौन सी मेथड यूज करेंगे, ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप मेथड का यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम या हमारी रोज को डिलीट कर सकते हैं। सो ऑप्शन इज सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज वी कैन चेंज द नेम ऑफ लेबल ऑफ डेटा फ्रेम रिजल्ट डीएफ यूजिंग द मेथड। अब हमें क्या करना है, यदि हमें डेटा फ्रेम के किसी लेबल का नेम चेंज करना है, ठीक है। लेबल्स मतलब जो हमारे ऊपर दिए रहते हैं ना कि क्लास, रोल नंबर, नेम, एज और उसके अंदर डेटा रहता है, तो यदि हमें उन लेबल्स को चेंज करना है तो हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है ऑप्शंस ए रिजल्ट df डॉट चेंज, रिजल्ट df डॉट अल्टर, रिजल्ट df डॉट रीनेम या फिर इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है रिजल्ट df डॉट अल्टर। क्या अल्टर है, नहीं, इसका करेक्ट आंसर है रिजल्ट df डॉट रीनेम, यानी कि हमारे पास रीनेम जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, रीनेम यानी कि उसका फिर से क्या करो, नाम रखो। तो हमें चेंज करना है नेम, तो फिर से नाम रखने के लिए हमारे पास फंक्शन है रिजल्ट df डॉट रीनेम, और इस रीनेम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं,
किसी भी डेटा फ्रेम के लेवल का नाम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से होता है, कैसे होता है, उसके लिए हमें वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पढ़ाने बैठूंगा तो वैसे इतने सारे एमसीक्यूज हैं, तो हमारी जो वीडियो है वो 2 घंटे की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज एट्रीब्यूट यूज्ड टू डिस्प्ले रो लेवल्स ऑफ डेटा फ्रेम, यानी कि हमको क्या करना है, रो लेवल्स जो हैं उनको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन इज ऑप्शन ए वैल्यूज, क्या हम वैल्यूज एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी साइज, या ऑप्शन डी इंडेक्स। ठीक है, अब याद रखना हमेशा कि जब भी रो लेवल्स की बात होगी तो रो लेवल्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं इंडेक्स। क्या कहा जाता है उनको, इंडेक्स कहा जाता है। तो जब भी रो लेवल्स की बात होगी और उनको एक्सेस करने की बात होगी या डिस्प्ले करने की बात होगी तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंडेक्स। तो कौन सा एट्रीब्यूट हमारे पास होगा, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्प्ले रो लेवल्स ऑफ डेटा फ्रेम, इंडेक्स एट्रीब्यूट। इंडेक्स एट्रीब्यूट वी विल यूज टू डिस्प्ले रो लेवल्स ऑफ अ डेटा फ्रेम। ठीक है, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट यूज्ड टू डिस्प्ले कॉलम लेवल्स ऑफ डेटा फ्रेम। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमें कॉलम के लेवल्स एक्सेस करने हैं डेटा फ्रेम के, कि हमारे जो कॉलम्स है उनकी कौन कौन सी हेडिंग है, उनके सारे नाम चाहिए। तो इसके लिए कौन सी वैल्यूज होंगी, फर्स्ट इज ए वैल्यूज, बी शेप, सी साइज, या डी कॉलम्स। ठीक है, वैल्यूज से तो हमें पढ़ा हुआ है कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज आती है, हमें ऑलरेडी पता है। शेप, शेप से क्या होता है, उसका शेप पता चलता है कि कितने रोज हैं उसमें और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन सी साइज, क्या साइज हो सकता है, साइज का तो लेवल से कोई संबंध ही नहीं समझ में आ रहा है कि कॉलम्स के लेवल्स के लिए साइज एट्रीब्यूट हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर किससे चलता है, नाम से चलता है। मैंने क्या बताया, जैसे काम वैसा नाम। तो साइज से क्या पता चलता है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो हमारा साइज एट्रीब्यूट पता करता है। और इन तीनों चीजों के बारे में आपको पता है तो आप आंख बंद करके कॉलम लगा सकते हो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम्स जो एट्रीब्यूट है, यदि हम उसको लिखेंगे जो भी हमारे डेटा फ्रेम के साथ है, तो वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा सारे के सारे कॉलम्स के लेवल को, कि हमारे कौन कौन से लेवल है हमारे कॉलम्स में। यानी कि 4 कॉलम है तो वो चारों की हेडिंग हमको एज ए आउटपुट दे देगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है एट्रीब्यूट यूज्ड टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम। कि अब हमें क्या चाहिए कि एक हमारा डेटा फ्रेम है उसमें कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम हैं, वह हमें पता करना है। उसके लिए हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है डेटा फ्रेम में। तो ऑप्शन इज ऑप्शन ए वैल्यूज, क्या वैल्यूज से पता चल जाएगा, वैल्यूज से हमें क्या पता चलता है, हमें मालूम है। ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी साइज, या ऑप्शन डी इंडेक्स। सो प्रिडिक्ट करो जल्दी से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि साइज। मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था साइज, साइज मतलब क्या है उसका, सॉरी साइज बोल रहा हूं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि शेप कैसा है। शेप मतलब अपन बोलते हैं ना शेप कैसा है, राउंड शेप है, रेक्टेंगल शेप है, स्क्वायर शेप है। इसी तरह यदि डेटा फ्रेम की बात करें तो डेटा फ्रेम में रोज और कॉलम तो सब में ही होंगे, तो अपन उसका शेप कैसे बताएंगे, तो शेप बताएंगे हम उसके रोज और कॉलम से। यदि किसी में 2 रोज हैं 5 कॉलम है तो उसका शेप अलग होगा, 3 रो हैं और 3 कॉलम है तो उसका शेप अलग होगा। ठीक है, 5 रो है 2 कॉलम है तो उसका शेप अलग होगा। तो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ शेप एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट यूज्ड टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम, शेप। शेप से याद रखना कि वो जब भी हम शेप एट्रीब्यूट लिखते हैं तो उसमें ब्रैकेट में हमको आउटपुट मिलता है कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स है। यानी 3 रो और 5 कॉलम है तो 3,5 राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमको इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि इस तरीके का आउटपुट आएगा 3,5। ठीक है, तो शेप हमारा एट्रीब्यूट हमको बताता है कि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एट्रीब्यूट यूज्ड टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेटा फ्रेम। हमको बताना है कि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें टोटल कितनी वैल्यूज हैं, यानी कि
जो हमारे इंडेक्स हैं और लेबल्स हैं और कॉलम्स के नाम है उनको छोड़ के वैल्यूज कितनी है, ठीक है। तो वैल्यूज हम कैसे पता करते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच एट्रीब्यूट, ऑप्शन ए वैल्यूज, ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी साइज या ऑप्शन डी इंडेक्स। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का टोटल बता रहा है, एलिमेंट्स नहीं हमको एक्सेस करके लाना सारे के सारे। तो क्या ऑप्शन ए वैल्यूज सही होगा, नहीं, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी सही होगा, शेप, शेप तो हमने अभी ऊपर पढ़ के आए 19 में, शेप क्या बताता है, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। सी इज साइज, क्या साइज हो सकता है, और डी इज इंडेक्स, इंडेक्स है तो हमें मालूम है क्या होता है कि जो भी हमारे रो इंडेक्स है वो क्या होते हैं, एक्सेस होके आ जाते हैं। सो अब बचता है ऑप्शन सी जो कि है साइज। साइज मतलब होता है कि वह कितना बड़ा है, और कैसे पता चलेगा कितना बड़ा है, उसके एलिमेंट से। तो जब भी हम एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे साइज से, ठीक है, यानी कि डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट के साथ हम साइज एट्रीब्यूट को यूज करेंगे तो वो बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे डेटा फ्रेम में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी साइज, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ डेटा फ्रेम, कि डेटा फ्रेम में कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है ये, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज टी, ऑप्शन बी इज हेड, ऑप्शन सी इज डी टाइप्स और ऑप्शन डी इज मैक्स। सो इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जो डेटा फ्रेम का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा है, हमने पढ़ा हुआ है टी। टी क्या होता है, ठीक है, अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना है। टी एट्रीब्यूट होता है डेटा फ्रेम का, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा फ्रेम है उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। अब ट्रांसपोज क्या होता है सर, ट्रांसपोज मतलब होता है कि जो रो है वो कॉलम बन जाता है और कॉलम रहता है वो रो बन जाते हैं, ठीक है। तो यदि जो चीज रो में लिखी होगी अब वो कॉलम में दिखाई देंगी, और जो चीज कॉलम में है वो रो वाइज दिखाई देंगी। इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज। और ऐसा करने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट लिखते हैं, टी। यदि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ हम डॉट टी लिखते हैं तो वो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम कैसा हो जाता है, ट्रांसपोज, यानी कि रो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रो बन जाते हैं। हेड, हेड हमने अभी पढ़ा था, हेड क्या करता है, एलिमेंट को एक्सेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है हमारा, डी टाइप्स, ठीक है। डी टाइप्स क्या करता है हमारा को, जो भी एलिमेंट है या हमारा डेटा फ्रेम है उसका डेटा टाइप क्या है वो हमको बताता है। सो सी इज ऑल्सो एट्रीब्यूट ऑफ डेटा फ्रेम। लास्ट इज डी, डी इज मैक्स, ठीक है। सो मैक्स इज नॉट एन एट्रीब्यूट, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मैक्स। मैक्स एट्रीब्यूट नहीं होता है डेटा फ्रेम का, और जो बाकी के तीन है वो सारे के सारे हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं डेटा फ्रेम के, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मैक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सेज फंक्शन यूज्ड टू लोड डेटा फ्रॉम CSV फाइल, ठीक है। ये तो शायद सैंपल पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या होता है इसका आंसर, यदि हमको CSV फाइल से डेटा हमारे डेटा फ्रेम में लाना है, फंक्शन यूज्ड टू लोड डेटा फ्रॉम CSV फाइल, यहाँ पे आगे लिख देता हूँ टू डेटा फ्रेम, ठीक है, कि डेटा CSV फाइल से हमको डेटा किसी कहाँ लाना है, हमारे डेटा फ्रेम में। तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज लोड अंडरस्कोर CSV, क्या ये फंक्शन है, बी फैच अंडरस्कोर CSV, नहीं, टू अंडरस्कोर CSV, और डी रीड अंडरस्कोर CSV। सो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, यस, डी इज द करेक्ट आंसर, रीड अंडरस्कोर CSV। जब भी हमको CSV फाइल को रीड करना रहेगा यानी कि पढ़ना रहेगा, मैंने वीडियोस में बताया कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे डेटा को CSV फाइल में से, विद द हेल्प ऑफ रीड अंडरस्कोर CSV, ठीक है। हमको पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे जब भी डेटा हमारे डेटा फ्रेम में आएगा। तो ये याद रखना कि पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, रीड अंडरस्कोर CSV, और बाकी के सारे ऑप्शन हमको ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि जितने ध्यान में रखोगे उतने ही ज्यादा कंफ्यूज होगे। सो हमको करेक्ट आंसर याद रखना है कि करेक्ट आंसर क्या होता है, ठीक है। एक बार करेक्ट आंसर याद है तो बाकी के तीनों को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और डायरेक्टली अपन कौन सा आंसर लगा के आएंगे, रीड अंडरस्कोर CSV, क्योंकि हमें मालूम है कि रीड करने के लिए हमको डेटा रीड करना है या लोड करना है, दोनों एक ही बात होती है। सो रीड करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो है रीड अंडरस्कोर CSV, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेज फंक्शन यूज्ड टू एक्सपोर्ट डेटा फ्रेम टू CSV। अब हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, ठीक है, हमने एक डेटा फ्रेम बनाया, उसको CSV फाइल में
क्या करना है, स्टोर करना है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? अब ऑप्शन ए है to_CSV, ऑप्शन बी इज to_CSV, ऑप्शन सी इज to_CSV एंड ऑप्शन डी इज ऑल द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑल द अबव। नो, ऑल द अबव इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि जो पाइथन है वो कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव, यानी कि जो चीज जैसी लिखनी चाहिए वैसे ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो एरर देगी। तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही होने वाला है? सो हमेशा याद रखना कि जो भी हमारे फंक्शन है वो कैसे होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं। मैंने ऑलरेडी भी बता रखा है पहले भी कि जो भी फंक्शन हमारे स्मॉल लेटर्स में होंगे वही हमारा सही होने वाला है। सो यहाँ पे to_CSV क्या है, पूरा कैपिटल में, इस तरीके से फंक्शन नहीं लिखते। ऑप्शन बी में T कैपिटल है और ऑप्शन सी है जो हमारा सारा का सारा स्मॉल है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सपोर्ट डेटा फ्रेम टू CSV फाइल? ऑप्शन इज सी। ठीक है, हम to_CSV फंक्शन का यूज करेंगे डेटा फ्रेम को CSV फाइल में सेव करने की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज When using dictionary to create a data frame, keys of dictionary becomes। जब भी हम डिक्शनरी से एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, डिक्शनरी में की और वैल्यू पेयर्स रहते हैं, उससे हम एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं, तो जो की रहती है वो क्या बन जाती है? ठीक है, की क्या बन जाती है? ऑप्शन ए रो लेवल, ऑप्शन बी कॉलम लेवल, ऑप्शन सी बोथ रो एंड कॉलम लेवल, या नन ऑफ द अबव। सो क्या बनेगी हमारी? जब भी हमारे को इस तरीके की चीज आती है कि हम डिक्शनरी बनाते हैं, सॉरी डिक्शनरी से एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, तो हमेशा याद रखना जो भी हमारी कीज रहेंगी वो हमेशा क्या बनेंगी? कॉलम लेबल्स। वो क्या बनेंगी? हमारी कॉलम के लेवल्स बनेंगे। ठीक है, याद रहेगा कि जब भी हमारे पास एक डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनता है तो जितने भी की रहेंगी वो हमारे क्या बनेंगे? कॉलम के लेबल बनेंगे। ठीक है, देखा होगा कई बार अपन लिखते हैं की में नेम, एड्रेस, फोन नंबर, तो जो हम की में लिखते हैं मतलब शुरुआत में लिखते हैं और कॉलम लगा के जो वैल्यूज लिखते हैं उसमें जो की रहती है वो हमेशा कहाँ रहती है? कॉलम की हेडिंग में रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास कॉलम लेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। डेटा फ्रेम डॉट टी गिव्स द ब्लैंक ऑफ ए डेटा फ्रेम। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए, जब ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो ऑप्शन ए साइज, ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी ट्रांसपोज एंड डी नन ऑफ द अबव। यदि डेटा फ्रेम डॉट टी लिखा हुआ है तो वो हमें क्या देगा? साइज देगा डेटा फ्रेम का, शेप देगा, या उसका ट्रांसपोज देगा, या इनमें से कुछ भी नहीं देगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन यस, ऑप्शन सी ट्रांसपोज। कि जब भी हम टी लिखते हैं तो टी एट्रीब्यूट क्या करता है? उस हमारे डेटा फ्रेम को क्या कर देता है? ट्रांसपोज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। pandas.dataframe.append मेथड इज यूज्ड टू। ठीक है, कि यदि हमारे पास एक अपेंड मेथड दी गई हुई है, पांडास में लिखा हुआ है डेटा फ्रेम डॉट अपेंड, तो वो क्या करेगा या किस लिए हम यूज करते हैं? ठीक है, क्या करेगा? ऑप्शन ए ट्रांसपोज टू डेटा फ्रेम, क्या वो अपेंड मेथड दोनों डेटा फ्रेम है उनको ट्रांसपोज कर देगा, दो डेटा फ्रेम्स को। एड वैल्यूज ऑफ टू डेटा फ्रेम, यदि दो डेटा फ्रेम है उनकी वैल्यूज को आपस में जोड़ देगा। सी मर्ज टू डेटा फ्रेम, यदि दो डेटा फ्रेम है उनको आपस में क्या करेगा? मर्ज करके एक सिंगल बना देगा। या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो अपेंड, अपेंड से हमेशा याद रखना कि एक के बाद तुरंत दूसरा चालू करना या दो चीजों को आपस में जोड़ने को ही क्या कहा जाता है? अपेंड। तो हमें जब भी दो डेटा फ्रेम को जोड़ना रहेगा आपस में, एक के बाजू में एक या एक के नीचे एक, ये मतलब एक कुल मिला के क्या कर रहे हैं? दो डेटा फ्रेम को एक बना रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? अपेंड मेथड। ठीक है, सो अपेंड मेथड इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मर्ज टू डेटा फ्रेम, यानी कि दो डेटा फ्रेम को मर्ज करके एक डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपेंड मेथड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, मर्ज टू डेटा फ्रेम्स। ठीक है, याद रहेगा अपेंड मेथड इज यूज्ड टू मर्ज टू डेटा फ्रेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। पांडास इज मेनली यूज्ड फॉर, जो पांडास है वो हम मेनली किस लिए यूज करते हैं? डेटा रिकवरी, डेटा बैकअप,
या डेटा एनालिसिस या ऑल द अबव, ये सारी चीजें हम इससे कर सकते हैं। सो मेनली हम किस लिए यूज करते हैं पांडास का जो सीरीज है डेटा फ्रेम है, किस लिए यूज करते हैं डेटा एनालिसिस। सो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ पांडास इज मेनली यूज्ड फॉर, मेनली हम किस लिए यूज करते हैं एनालिसिस के लिए, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 सेज Which of the following is not a pandas data structure? इसमें से कौन सा pandas data structure नहीं है? ऑप्शन ए सीरीज, ऑप्शन बी डेटा फ्रेम, ऑप्शन सी क्यू या नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सो हमने दो डाटा स्ट्रक्चर तो पढ़े हुए हैं, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सो सी कौन सा है? क्यू। क्यू क्या डेटा स्ट्रक्चर पांडास का है? नहीं, ठीक है, ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए सी इज द correct answer, means Q is not a pandas data structure, ठीक है। Next is question number 29. You can create a Python pandas series using, यदि हमको एक Python pandas series चाहिए तो हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं एक सीरीज को? सो ऑप्शन इज ए सीक्वेंस, ऑप्शन बी एनडी अरे, ऑप्शन सी टपल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं? ऑल द अबव। हम इन सारी चीजों से ही क्या कर सकते हैं? हमारे पांडास को क्रिएट कर सकते हैं, पांडास सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल द अबव, ठीक है। तो हमको एक पांडास सीरीज बनानी है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑल द अबव। हम सीक्वेंस से ही बना सकते हैं, एनडी अरे से ही बना सकते हैं और टपल से भी हम क्या कर सकते हैं? हमारी सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, बिकॉज इसके बाद हम और भी एमसीक्यूज करने वाले हैं यूनिट 1 के। सो द लास्ट क्वेश्चन इज डी पांडास सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडेक्स। यदि हम पांडास का यूज करते हैं तो इसमें वह कौन कौन से इंडेक्स को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए पोजिशनल एंड लेवल इंडेक्सिंग, नंबर्ड एंड वैल्यूड इंडेक्सिंग, रो एंड कॉलम इंडेक्सिंग या फिर लूप इंडेक्सिंग। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होता है ऑप्शन ए। यस, ए इज द करेक्ट आंसर, पोजिशनल एंड लेबल्ड इंडेक्सिंग। सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 30, जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए पोजिशनल एंड लेबल इंडेक्सिंग। और इसी के साथ ही हमारा खत्म होता है पार्ट 2। और अब हम लेके आएंगे पार्ट 3 इसी यूनिट का, जिसमें हम देखेंगे डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या इसके भी क्वेश्चंस और साथ में डेटा विजुअलाइजेशन के भी क्वेश्चंस। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगेन मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम लिंक, जो कि इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करना तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और सारे के सारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको भी बेनिफिट होगा, उतने ज़्यादा आप लोग आपस में डिस्कस कर पाएंगे इन चीज़ों को। क्योंकि एमसीक्यू ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने देखा और आपको याद हो गया। जितना ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको याद रहने वाले हैं। सो होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो और अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं यूनिट 1 के और भी ज़्यादा एमसीक्यूज के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।